हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब हम बिल्कुल अंत की स्थिति में हैं इतिहास की पृष्ठभूमि को लेकर। हमने प्राचीन भारत को पढ़ा, मध्यकालीन भारत को पढ़ा और आधुनिक भारत को हमने देश की आजादी तक पूरा देख लिया। अगर हम इसमें देखें तो आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियां आती हैं जिसमें अंततः विजय होती है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वह जब भारत में 1757 का प्लासी का युद्ध जीतते हैं उसके बाद भारत में गवर्नरों की नियुक्ति करते हैं और अंततः कई सारे गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। फिर 1858 के एक्ट के द्वारा उन्हें वायसराय ऑफ इंडिया कहा गया और अंततः हम देश की आजादी पर पहले भारतीय व अंतिम वायसराय के रूप में सी राजगोपालाचारी को पढ़ चुके थे। किंतु इन सभी हम देखें तो गवर्नर महत्वपूर्ण जो हैं, जिनके समय महत्वपूर्ण कानून बने, उनको हम एक साथ पढ़ लेते हैं। उससे यह होगा कि हमारा जो आधुनिक भारत का हिस्सा है बहुत कुछ कंप्लीट होगा और उनसे बनने वाले सीधे क्वेश्चन कि किस वायसराय के समय क्या घटना हुई भारतीय इतिहास में, वह भी हम समझ पाएंगे। तो आज का जो सेशन है वह अंतिम सेशन है और इस सेशन के बाद हम राज व्यवस्था पॉलिटी की क्लासेस को शुरू कर रहे होंगे। और जिस प्रकार से हमने इतिहास की पृष्ठभूमि को एक वे में समझा, उसी प्रकार हम पॉलिटी को भी एक वे में पढ़ेंगे। और मैं मानता हूं, मैं आशा करता हूं कि जितना मैंने इतिहास में पढ़ाया है, वनडे एग्जाम कोई सा भी हो, पीसीएस तक, आप समझे, कोई भी एग्जाम, यूपी पीसीएस की परीक्षा नजदीक है, उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न बनेंगे। यह बात मेरी रख के लिख लीजिए। जब पेपर होगा तब बताना कि सर इसमें से पेपर आया या नहीं आया। तो आज हम लास्ट सेशन देख रहे हैं इतिहास का और इसके बाद कल से हम नेक्स्ट सेशन से हम पॉलिटी में एंट्री कर रहे होंगे। आज का सेशन हमारा महत्वपूर्ण गवर्नर को लेकर है जिनकी नियुक्ति भारत में हुई। तो सबसे पहले हम यहां देख रहे होंगे रॉबर्ट क्लाइव को। सबसे पहले अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव की नियुक्ति भारत में एक क्लर्क के रूप में हुई थी, एक बाबू के रूप में। और वह जब रिटायर हुआ यहां से, तो वह रिटायर हुआ था भारत के या फिर कहें बंगाल के गवर्नर से। समझिए, बंगाल के गवर्नर से रिटायर हुआ एक आदमी जो आप समझिए सी क्लास की जॉब से एंट्री करता है और ए क्लास के ऑफिसर से रिटायरमेंट लेता है। तो आप समझ सकते हैं उसकी क्षमताएं कितनी थी। रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर बना वो 1757 से 60 के मध्य रहा और फिर वह बक्सर के युद्ध के बाद आता है और 1765 से 1767 के मध्य भारत में वह बंगाल का गवर्नर रहता है। बंगाल का पहला गवर्नर था। इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो संधि के लिए स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। तो इलाहाबाद की संधि भी 1765 में इसी के समय हुई और यह बंगाल में द्वैध शासन लागू करता है। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 के मध्य चला, जिसे बाद में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग खत्म करते हैं। अगले हैं वारेन हेस्टिंग्स। यह 1774 से 1785 के मध्य रहे। रेगुलेटिंग एक्ट के कानून जो भी लागू हुए इन्हीं के समय पर लागू हुए। बंगाल का यह पहला गवर्नर जनरल है। क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। एक मिसमैच या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना बनती है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल तब हम पढ़ते हैं विलियम बेंटिक को, मगर जब बंगाल का गवर्नर जनरल की बात की जाती है तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जिसके अधीन मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को कर दिया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता इसी को माना जाता है, क्योंकि इसी के कानून के द्वारा इसी के समय 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके प्रधान न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इसके बाद हम देखें लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में वह बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है 1786 से 1793 के मध्य। इसके समय यह सिविल सेवा का जनक है। सिविल सेवा की शुरुआत कौन कर रहा है? कॉर्नवालिस कर रहा है।
दूसरा, जमींदारी व्यवस्था जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, उसको लागू करने का काम भी कॉर्नवालिस कर रहा है। इसकी मृत्यु भारत में ही गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद हम देखें तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की अगर हम बात करें तो लॉर्ड वेलेजली भारत में बिना युद्ध लड़े भारत को और भारतीय राज्यों को किस प्रकार से गुलाम बनाता है, यह लॉर्ड वेलेजली का उदाहरण है। और जिस प्रक्रिया से बनाता है उसे कहते हैं वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली। तो लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 के मध्य रहा। सहायक संधि प्रणाली इसने लागू की भारत में, और कलकत्ता में वह फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर रहा है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, अभी हम इसी की बात कर रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के विषय में अगर हम देखें तो यह भारत का पहला गवर्नर जनरल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। और यह जो कानून है यह चार्टर एक्ट 1833 से बनता है, और इसी के समय पर सती प्रथा 1829 में खत्म होती है, जिसमें एक बड़ी भूमिका राजा राम मोहन राय अदा करते हैं। दूसरा, ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन के द्वारा होता है, जब गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो अगला महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है भारत का, जो 1842 से 1844 के मध्य रहा। इसके समय की सबसे बड़ी घटना के रूप में अगर हम देखें तो दास प्रथा का अंत 1843 में होता है लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। तो यह 6 महत्वपूर्ण हमें गवर्नर दिखाई देते हैं। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को अगर हम देखें तो अंग्रेजों की ओर से अगर भारत में विकास को आगे बढ़ा रहा है, अंग्रेजों की ओर से, भारत की ओर से नहीं, अंग्रेजों की ओर से भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया में विकास जो आगे बढ़ा रहा है, उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के विषय में अगर देखें तो 1848 से 56 के मध्य रहा, और इसने जो सबसे बड़ी नीति लागू की वह थी व्यपगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति, जिससे भारतीय राज्यों को इसने गुलाम बनाया, जिसमें झांसी, सितारा, जैतपुर, उदयपुर, ये सभी राज्य हमें, और हमने इसको पढ़ा भी है अच्छे से। इसे रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय मुंबई से थाड़े के मध्य पहली ट्रेन चली। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, जैसे लोक निर्माण विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना भी यही कर रहा है। डाक टिकट का परिचालन कर रहा है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी भारत में कई सारे कार्य करता है, मगर कहीं न कहीं इसकी व्यपगत नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1857 के विद्रोह का कारण बनती है। यह स्वयं तो चला जाता है, मगर लॉर्ड कैनिंग को यहां फंसा देता है। इसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय गद्दी पर बैठता है लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, और इसका नाम बदलकर बाद में 1858 के कानून से क्या कर दिया जाता है, भारत का प्रथम वायसराय। तो 1856 से 62 के मध्य यह भारत में रहा, भारत का पहला वायसराय है। इसी के समय 1857 में विद्रोह दिखाई देता है, जैसे 1857 का विद्रोह कहते हैं, और इसी के समय इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1861 लॉर्ड मैकाले के द्वारा सामने आती है। तो लॉर्ड कैनिंग बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। उसके बाद अगर देखें लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के मध्य भारत का वायसराय रहता है, और इसके समय पर भारत की पहली जनगणना 1872 में होती है। तो भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड लिटिन 1876 से 1880 के मध्य रहा, और इसके समय दिल्ली दरबार लगा, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, इसी के समय कानून आया जिसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया। दूसरा, इसी लॉर्ड लिटिन के समय IAS, उस समय ICS बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज की जो अधिकतम उम्र थी उसे 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल थोड़ा सही दिखाई देता अगर लंबे कालखंड में, अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को देखें तो।
दो चीजें इनके समय पर लॉर्ड रिपन के समय दिखाई देती हैं। लॉर्ड रिपन यहाँ 1880 से 84 के मध्य रहते हैं और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक या फिर कहें पंचायती राज का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो वह जाता है लॉर्ड रिपन को। दूसरा, इनके समय पर नियमित जनगणना यानी कि हर 10 वर्ष की जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय होती है और इनके समय जनगणना जो होती है वो 1881 में होती है, जो अब तक के क्रम में चलती हुई आ रही है। इन्हीं के समय, लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल विवाद होता है। इल्बर्ट बिल जो विवाद था वो क्या था कि अंग्रेज का कोई भी अगर केस चल रहा है तो उसे केवल अंग्रेज ही सुन सकते हैं, ठीक है, उसे कोई भी भारतीय नहीं सुन सकता है। दूसरा, उन्हें अगर अंग्रेजों का कोई केस है तो उसे अंग्रेज जज ही उस केस की जजमेंट दे सकता है, कोई भारतीय जज उसके लिए जजमेंट नहीं दे सकता, यानी कि वह सुनवाई कर ही नहीं सकता भारतीय जज। यह इल्बर्ट बिल विवाद था। इल्बर्ट बिल विवाद याद रखिएगा 1883 से 84 के मध्य हुआ और इसी विवाद के कारण लॉर्ड रिपन को वायसराय की गद्दी छोड़नी पड़ी। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 में भारत आते हैं और 1888 तक वो वायसराय रहते हैं और इनके समय की बड़ी घटना थी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 28 दिसंबर 1885 AOU के द्वारा इसकी स्थापना होती है और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में होता है, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, तो याद रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड कर्जन महत्वपूर्ण वायसराय के रूप में, तो अगर हम देखें तो लॉर्ड कर्जन 1899 में आता है और 1905 तक रहता है। इसके समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण घटना थी बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। और दूसरा, रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है और इसी के समय स्वदेशी आंदोलन भी दिखाई देता है, स्वदेशी आंदोलन। और इसी समय जब बंगाल का विभाजन होता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर आमार सोनार बांग्ला नामक गीत भी लिखते हैं। इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो सेकंड यहां आता है 1905 से 1910 तक और इसी के समय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां होती है? ढाका में। उस समय ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, जो मुस्लिम लीग की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी के समय मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले उस समय का भारत सचिव और मिंटो द्वितीय उस समय के वायसराय। मार्ले मिंटो सुधार आता है 1909 में और इसी मार्ले मिंटो सुधार में हमें दिखाई देती है मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली, जिसे हम पॉलिटी में अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय याद करिए, इन पर हमला भी हुआ था दिल्ली में, मतलब इन पर नहीं हुआ था, इनके बच्चों पर हमला हुआ था। इसी के समय दिल्ली दरबार लगा। इसी के समय अगर हम देखें तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आए थे, जिनकी स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण बंबई में करवाया गया और कलकत्ता से राजधानी कहां परिवर्तित हो गई? घोषणा हुई थी 1911 में और राजधानी बनी थी 1912 में दिल्ली। और अगर हम देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जब ये वायसराय है नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और पुस्तक का नाम था गीतांजलि। याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद वायसराय के रूप में लॉर्ड इरविन आते हैं। लॉर्ड इरविन का कालखंड अगर हम देखें तो 1926 से 1931 के मध्य रहा और वर्तमान जो आज राष्ट्रपति भवन है यह पहले वायसराय भवन माना जाता था, वायसराय भवन के नाम से स्थापित हुआ था। और राष्ट्रपति भवन या फिर कहें दिल्ली का वो इंडिया गेट का पूरा रीजन, जिसे आज राजपथ के नाम से जाना जाता है, इसकी नींव जो रखी वो एडवर्ड लुटियंस ने रखी, इसीलिए उसे लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो जो वायसराय भवन था वो एडवर्ड लुटियंस ने बनाया था, उस भवन का निर्माण लुटियंस कर रहा है और उसमें पहला वायसराय जो रह रहे हैं वो लॉर्ड इरविन ही रह रहे हैं। लॉर्ड इरविन के समय ही साइमन कमीशन भारत आता है, जिसमें विरोध होता है और इरविन का बाद में
नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी चला रहे थे, उनके मध्य समझौता भी देखने को मिलता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931, याद रखिएगा। लॉर्ड लिनलिथगो इंपॉर्टेंट है, 1936 से 44 के मध्य रहा, लंबा कालखंड है इसका, लॉर्ड लिनलिथगो का। इसके समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और भारत छोड़ो आंदोलन इसी के समय आता है। इसी दौर में हम दो चीजें भी देख रहे हैं, इसी के समय अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942 भी देखने को मिल रहा है और हम आजादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद लॉर्ड वेवेल आता है। लॉर्ड वेवेल अगर हम देखें तो 1944 से 47 के मध्य भारत का वायसराय रहता है। इसी के समय पर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है जापान के सरेंडर से, और इसी के समय भारत में कैबिनेट मिशन आता है जिससे संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन होते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, इसके अध्यक्ष होते हैं और स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं। और जब ये कैबिनेट मिशन आता है और स्थितियां विकट होती हैं तो मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे मनाती है 16 अगस्त 1946 को, जहां से भारत में दंगे की शुरुआत होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो अंग्रेजों की ओर से अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में या अंतिम वायसराय के रूप में भेजा गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 के मध्य भारत में रहे। यह अंतिम वायसराय हैं अंग्रेजों के और स्वतंत्र भारत के भी पहले वायसराय या गवर्नर जनरल हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल या वायसराय के अगर पूछा जाए तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं के समय 3 जून 1947 प्लान आया, जैसे डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं, और इन्हीं के समय स्वतंत्र भारत यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को। और अगर हम देखें तो जब देश आजाद हुआ था तो 2 देश आजाद हुए, एक पाकिस्तान और एक भारत। भारत के गवर्नर जनरल बने थे माउंटबेटन साहिब और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जबकि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें कायदे आजम कहा जाता है, और प्रधानमंत्री बने लियाकत अली, याद रखिएगा। माउंटबेटन के जाने के बाद और देश में आम चुनाव होने से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल अगर देखें तो सी राजगोपालाचारी बनते हैं, जो स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं 1948 से 1950 तक, जब देश का संविधान लागू हुआ तब तक। और भारत का संविधान इन्हीं के समय 26 जनवरी 1950 को लागू होता है सॉरी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। किंतु जो सरकार थी 1947 से 1952 तक, वह संविधान सभा के द्वारा चुनी हुई अंतरिम सरकार थी। चुनाव जो हुए थे वो 1952 अप्रैल 1952 में हुए, देश के आम चुनाव, पहले चुनाव जो हुए, इसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू स्थापित हुए। तो उम्मीद है यह जो सेशन है बहुत उपयोगी रहा होगा। कई सारी जानकारियां हमारी रिवाइज हुई और कई सारी नई जानकारियां हमें मिली, और एक वे में हमने महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल को पढ़ा। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अब हम शुरू कर रहे होंगे पॉलिटी की क्लासेस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।